सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ डॉक्टर बाबर अवान मेहमान है हमारे, और पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट क्या कुछ करने जा रही है, और इस वक्त बहुत सारी स्पेकुलेशन भी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं बजट पास होगा या नहीं। कुछ लोग अभी भी ये समझते हैं कि शरीफ ख़ानदान अभी भी पाकिस्तान का एक बहुत पावरफुल ख़ानदान है और पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर उनका बड़ा ज़बरदस्त असर है। फिर कुछ बैनुल-अक़वामी हालात इस तरह से हैं। अमीर कतर अभी पाकिस्तान का दौरा करके वापस गए हैं। लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या ईरान पर अमेरिका का हमला हो जाएगा, और अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान क्या करेगा। बहुत सारी ये चीज़ें हैं, बहुत सारे ये सवालात हैं जिनके जवाब हम डॉक्टर बाबर अवान से लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज टाइम निकाला। विदाउट एनी डिले एंड विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मरियम नवाज़ साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये तासुर देने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने मज़ाक़े मईशत कहा, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी मुख्तलिफ़ अलकाबात और नामों से वो बुलाती हैं। तासुर ये दिया कि अभी भी शरीफ ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान की सियासत पर बड़ा हावी है। अभी भी उतना ही पावरफुल है शरीफ ख़ानदान, या ये हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह दुड़म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच समी साहब। देखिए, पर्सपेक्टिव में चीज़ें देखी जाती हैं। उन्होंने वो अपने बयान से मुकरी भी, टेलीविज़न कैमरे के ऊपर गुफ्तगू थी उससे मुकरी। उन्होंने कहा कि ये कैमरे वालों की गलती है और साफ़ी बड़ी गड़बड़ करते हैं। सियाक और सबाक, ये दोनों मुझे नहीं पता कज़न है आपस में, जो आप लोग मिला के बयान में गड़बड़ कर देते हैं। पस मंज़र में ज़रा थोड़ा सा चलते हैं। नवाज़ शरीफ साहब और उनकी साहबजादी आ रही थी लंदन से। उनको ये बताया गया था कि पूरा लाहौर नहीं, पूरा पंजाब बाहर निकला हुआ है, सड़कों पे है, और जो ही आप आएंगे तो वो आपको कंधों पे उठा देंगे। जब वो आए तो यूसुफ़ बेकारवां की तरह उनका जो भाई था वो अपने कारवां को लेके और साथ बेटा बैठा हुआ था। SUV में से वो विक्ट्रियाँ बना रहे थे और लाहौर की सड़कों पे वो गाड़ी आवारागर्दी कर रही थी। दूसरी तरफ जब वो गिरफ़्तार हुए तो उनको बचाना, छुड़ाना, नारे लगाना, क्या कोई 2-4 वहाँ खड़े ही हो जाते, कहते जी मैं पानी लाया हूँ, ये इनको पीने दें, फिर ले जाइएगा। क्या ये मुमकिन है इंसानी तौर पे कि सगा भाई जुलूस लेके, और भाई हो इतना पावरफुल, जिसने इतने फ़ायदे उठाए हों, जिसको इतने ओहदे मिले हों बड़े भाई की सियासत की वजह से या जो मुखमुका था उसकी वजह से, तो उससे भाई पूछेगा नहीं भाई तुम किधर रह गए थे एयरपोर्ट में, तो मुझे नज़र नहीं आए? पूछेगा नहीं? पूछेगा। कज़न को यही आप स्टैंडर्ड रख लीजिए, वो भी पूछेगा। उसके बाद फिर एक सीरीज़ चलती है। वो दोनों जेल के अंदर चले गए, एक इतवार वाले दिन पेश हुए बगैर, एक को बेल मिल जाती है, दूसरा जंप करता है ECL और वो लंदन चला जाता है। बीमारी क्या है जिसका इलाज हो रहा है? मार्क्स एंड स्पेंसर पे भी इलाज उसका होता है। फिर अल अरीज़ बड़ा मशहूर एक रेस्टोरेंट है लेबनानी अरब, उसके ऊपर भी उसका इलाज होता है। शहर भर की काली टैक्सियों में वो दौड़ के बैठ रहा है और वो घूम रहा है, और वो इलाज कराने गया था। इसीलिए मैंने अपने ट्विटर पे कहा था कि आप अपने जितनी भी इलाज की रिपोर्ट्स हैं वो आप कोर्ट को दे दें, ताकि कौम को तो पता लग सके वो कौन सी बीमारी है जिसका इलाज लंदन में मुमकिन है। वो एक ही शहर है जिसमें इलाज लोगों का मुमकिन है और यहाँ मुमकिन नहीं है। सो ये पूरी सीरीज़ चलने के बाद अब जो मरियम नवाज़ हैं या मरियम सफदर साहिबा हैं, उन्होंने ये बात कही है कि मेरे चचा की अपनी राय है और मेरी अपनी राय है। जो उनकी एक्सप्लेनेशन है उसमें उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मेरी राय अब चचा के साथ मिल गई है। तो इसलिए जो हाउस ऑफ कार्ड का आपने बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े शहनशाह जो कहते थे कि जी टोपियाँ बना के गुजारा करते थे, जब इक़्तिदार की बात आई ना कोई भतीजा बचा ना कोई भाई बचा। और फिर एक बादशाह ऐसा था उसी मुगल्स में से जिसने खुद बाप के ख़िलाफ़ बगावत की थी, मुग़ल आज़म के ख़िलाफ़। जब उसका बेटा बगावत करके आया तो उसने कहा कि अब्बा हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने कहा क्यों? कि जी आपके अब्बा ने
आपको माफ़ कर दिया था। उसने कहा अब्बा वाली गलती मैं नहीं करूँगा। तो अब्बा वाली गलती मरियम भी नहीं करेंगी। ये जो कुछ हुआ है ये सीधा सीधा 2 ग्रुप्स बन गए अब उस घर के अंदर, और इस 2 ग्रुप्स को किसी सूरत में कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये प्रिडिक्शन नहीं मैं करता, नहीं, ये तो मैं आपकी बात समझ गया। दो जजमेंट, 2 ग्रुप्स बन गए, नज़र आ गया। एक जो ग्रुप है उसका बयानिया ये है कि पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ मत बात करें, पाकिस्तान की अदलिया के बारे में मत आप हर्जा सराई करें। इस बयानिए की बिना पर उन्हें कुछ मिलने की तवक्को है उस ग्रुप को? अच्छा, पहली बात यह है कि वो बयानिया नेकनीयती पे अगर मबनी होता तो लाजमन कुछ ना कुछ नतीजा इस बयानिए का निकल सकता था। वो वक्ती तौर पे पीछे हटे हैं, वो वक्ती तौर पे तोपों का रुख दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं, वो वक्ती तौर पे लाई डाउन और लाई लो की पॉलिसी के ऊपर चल पड़े हैं, लेकिन उनके अंदर वही आग है इदारों के ख़िलाफ़, वही जहर है इदारों के ख़िलाफ़। इसलिए वो ये समझते थे कि ज़िले इलाही से भी कोई अगर आला चीज़ हो सकती है तो वो हैं, इसलिए कि उनको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। आपने वो तकब्बुर देखा था जिसमें कि अगर टैडी पैसे की, कसीरे की, धेले की, आने की, जो गए ज़माने गुजर गए, कुछ हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। फिर बेटे ने भी वो पॉलिसी अपनाने की कोशिश की। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मैं इस तरह से इसको कहना चाहता हूँ बतौर कानून के तालिब इल्म कि ये सारा जो कुछ हुआ है ये एक एक्सरसाइज हुई पहले जुडिशल, जो साल से ज़्यादा आप आते रहे कोर्ट में, सबसे आगे नज़र आते थे जो लोग, उनमें से आप भी थे। तो उस साल की एक्सरसाइज के बाद जब सारे इदारों ने शुरू में कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, फिर वो जुडिशल एक्सरसाइज हुई इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 3। तो ये किसी ने तो नहीं किया, कोई सियासत तो नहीं हुई। और उस वक्त गवर्नमेंट किन की थी? इनकी अपनी गवर्नमेंट थी। उस वक्त इक़्तिदार में कौन थे? ये दोनों भाई थे। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कौन था? मरियम साहिबा थी। उस वक्त हम तो नहीं थे, उस वक्त इमरान खान तो नहीं थे। इसलिए ये जो कुछ हुआ है ये इस तरह से वापस जाने वाला नहीं है। और जो कानून की मेजेस्टी है, सारी दुनिया में मुझे कोई नाम बता दें एक आदमी का भी जिसने ये कहा हो कभी कि मैं अपने इदारों को नहीं मानता, ये 2-3 लोग बैठ के मेरे खिलाफ इन्होंने फैसला कर दिया है, तो देखो बुग़्ज़ बोल रहा है, ये लैंग्वेज कभी भी नहीं आई इससे पहले। ये पहली दफ़ा इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। यू रिमेंबर कि इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े लोगों का हुआ है, ट्रायल हुआ, और खालिद दीना हाल से जो प्री पाकिस्तान ट्रायल हुए मुसलमान रहनुमाओं के, उसमें भी लोगों ने ग्रेस दिखाई, हालांकि वो सारे यूसर्पर थे जो बैठे हुए थे, फरंगी थे जिनके दौर में हो रहे थे। फिर बाद में मार्शल लॉ में भी लोगों के ट्रायल हुए हैं, दूसरी गवर्नमेंट्स में जो सिविल मार्शल लॉज लगा लेते हैं जिस तरह इन्होंने लगाया हुआ था। साहब, he was hanged, but he always showed grace. Yes. अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि तुर्की में भी एक आदमी को इसी तरह से, एक आदमी को ईरान में भी इसी तरह से, लेकिन उन्होंने ग्रेस दिखाई। इदारे होते हैं जी, इदारे। मुल्क कभी भी नहीं टूट सकता, ना कमज़ोर हो सकता है जिसके इदारे मौजूद हों। आप देखिए, जब भी कोई बियॉन्ड बॉर्डर्स, जिनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, वो किसी मुल्क में घुसते हैं और वहाँ वो गड़बड़ फैलाते हैं, तो वो कभी भी दुकानों पे हमले नहीं करते, वो बेकरियों पे कोई नहीं हमले करते, वो कोई हजाम के पास जाके वहाँ हमला नहीं करते, वो स्कूल पे हमला करते हैं इसलिए कि वो इदारा है। वो पुल पे हमला करते हैं इसलिए वो इदारा है। फौज पे हमला करते हैं इसलिए कि वो इदारा है। एयरपोर्ट पे हमला करते हैं इसलिए कि वो इदारा है। जिस मुल्क में इदारे हों वो नहीं तोड़ा जा सकता। यहाँ जो भी इदारे को निशाना बना के, अगर कोई शिकायत है, बाज़ औक़ात लोग बोलते हैं, महरूमी की वजह से बोलते हैं, लेकिन उनका बोलना उसमें फ़र्क होता है, उसमें जहर नहीं होता। वो तवज्जो दिलाओ, कॉल अटेंशन नोटिस होता है कि जनाब मेरी तरफ तवज्जो। मैं, ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक और सवाल मैं प्लीज़। हम ये कह रहे हैं या सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि नहीं, अभी भी उनके दिल में बुग़्ज़ उतना ही भरा हुआ है, सिर्फ जान बचाने के लिए शायद ये स्ट्रेटजी वो कर रहे हैं। अब ज़रा दूसरी तरफ आ जाइए। मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी, बड़े उन्होंने सख्त बयान भी दिए, लेकिन अब जो आखिरी उनका बयान था उसमें उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठकर मईशत पर बात करने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये भी तो हो सकता है कि जिसको हम ये समझ रहे हैं कि दिल में बुग़्ज़ भरा हुआ है, हालात को देख के शायद कुछ सोच में तब्दीली आ रही हो, और अगर इसको हम टेस्ट कैसे कर सकेंगे कि ये तब्दीली हकीकी है या ये एक बनावट है?
अच्छा, एक शर्त अगर साथ ना हो तो फिर तब्दीली हकीकी है। मैं आई बी वेरी फ्रैंक, आप फ्रैंक सवाल कर रहे हैं। वो शर्त ये है कि अगर कोई ये कहे कि पिछला छोड़ दो, पिछला माफ़ करो, हाथ साफ करो, भूल जाओ, तो वो हमारा काम ही नहीं है। इदारे हैं जो ट्रायल कर रहे हैं, इदारे हैं जो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, वो कोई सियासी जमात तो नहीं कर रही। सियासी जमात है इक़्तिदार में और इख्तियार। उसने कोई सेनेटर सैफुर रहमान को तो नहीं लगा के जाएं आप एहतसाब करें, कोई मुझे तो नहीं कहा कि आप हमारी तरफ से जाके पार्टी की तरफ से एहतसाब करें। उसमें कोई ताल्लुक ना गवर्नमेंट का है, कोई ताल्लुक पीटीआई का नहीं है, लेकिन हमारा एक एजेंडा और स्टैंड पॉइंट ज़रूर है। वो ये है कि जो मुल्क के कानून को उसके साथ खिलवाड़ करे, इदारों के साथ या ख़जाने के साथ, ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको उसके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी, उससे एक जवाबदेही और उससे एक बाज़पुरस होनी चाहिए। क्यों नहीं? ये तो आपकी बात सही है, लेकिन अगर हुकूमत का एक वजीर ये कहे जी कि एहतसाब हम कर रहे हैं और नैब उस पर नाराज़गी का भी इजहार करे, ये गलत बात है। अगर अपोजिशन ये कहती है, देखिए मरीम साहबा ने गुफ्तगू का हवाला दिया, हमजा शहबाज ने गुफ्तगू का हवाला दिया, अगर हुकूमत में से लोग ये कहें कि जी हम एहतसाब, बिल्कुल गलत बात है। मैंने दोनों बातें कह दी। देखिए कि एहतसाब हम कर रहे हैं, क्या है, मिसाल के तौर पे आप वज़ीर हैं, आपको हम वजारतें जौन सा अमूर भी आपके पास हो, तो आपके पास क्या इख्तियार है? कौन सी आप किसी वजारत के पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वारंट जारी करने का कोई इख्तियार है, बासपुस करने के लिए कोई उसके नीचे सेटअप है? एक सियासी बयान तो हो सकता है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है डॉक्टर साहब जी कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह हमारे बॉर्डर्स पर सूरत हाल है, जिस तरह मोदी पाकिस्तान के साथ एक खौफनाक फ्लर्ट कर रहा है, अमेरिका जिस तरह प्रेशर डालने की बात कर रहा है, तो इन हालात में अगर अपोजिशन और हुकूमत एक हो जाएं, वक्ती तौर पर उन चैलेंजेस का मुकाबला बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, तो क्या गवर्नमेंट ये सोच सकती है कि 100% जी क्यों नहीं? देखिए, जहाँ तक मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है, कोई स्ट्रेटेजिक किसी जगह पॉलिसी का सवाल है, या कोई पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के लिए किसी पॉलिसी का या प्रोजेक्ट का या किसी प्रोग्राम का सवाल है, वहाँ हुकूमत के दरवाजे भी खुले, हमारी बाएँ भी खुली हैं, एक बात। लेकिन ये दूसरी बात जब बीच में आती है ना, कि मिसाल के तौर पे आप कहें जी कि आपसे गुफ्तगू हम उस वक्त करेंगे जब आप हमें लंदन की जाने की इजाज़त देंगे, तो फिर दाल में काला नहीं। एक बीमार है और 3 दौरे पड़ चुके हैं, और वो जो मरियम साहबा ने बयान किया उसके मुताबिक तो वो एक ऐसा शख्स है जो पता नहीं जिंदा कैसे हैं। वो इतने बीमार आदमी को आप रख के क्या करेंगे डॉक्टर साहब? अच्छा, इसमें मैं अपनी कोई ओपिनियन इसलिए नहीं देता कि हमें तो नहीं पता कि क्या बीमारी, रिपोर्ट्स ना आपने देखी ना हमने देखी हैं, लेकिन एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि सियासत, इस जो असीरे करप्शन है, इनकी जितनी सियासत हुई है बीमारी के हवाले से कभी भी नहीं हुई। मेरे पास आपने भुट्टो साहब की शहादत का जिक्र किया, और मेरे पास पेपर्स पड़े हैं, अगर कोई देखना चाहे तो वो देखे आके, कि उन्होंने, उनके कान में दर्द था, एक दफ़ा दांत में दर्द था, हो जाता है, ही वाज 50+, तो उन्होंने कहा कि मुझे चेकअप करा दिया जाए, लेकिन उनको चेकअप की इजाज़त नहीं मिली। वो कोर्ट्स में जाते थे, इसके बावजूद ग्रेस मेंटेन करने की कोशिश करते थे। ट्रायल हो रहे हैं, और लोगों के भी आपके सामने ट्रायल हो रहे हैं, लोग ग्रेस मेंटेन करते हैं। अब ये कहना कि अगर कुछ हुआ तो फिर वो भी ज़िम्मेदार होगा, फिर जिधर भी उंगली उठेगी, इसकी वजह से उनकी जो कैदी है उसकी इज्जत में कोई इजाफा नहीं हुआ। ठीक, अभी तक कोई नारों से सहूलत भी नहीं मिली, इसलिए कि बीमारी को नारों या जलसे या जुलूस या प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें कोई तमीज़ से आरी और इखलाक से आरी ज़ुबान इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। 2 कोर्ट्स की जजमेंट्स आ गई हैं, ये सारा कुछ कहा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ फैसला किसने करना? मैंने तो, आपने इस शो में बैठ के नहीं फैसला करना। उसके बाद जो इस्लामाबाद में इंतहाई काबिल जजेज़ हैं और इंतहाई काबिल एहतराम हाई कोर्ट है, उसने भी फैसला दे दिया। तो फिर और कौन सा फोरम आपको चाहिए जिसके अंदर आप इस मुकदमे को लेके जाना चाहते हैं कि आपको आपकी मर्ज़ी का हस्पताल मिले जो पाकिस्तान में ना हो, आपको आपकी मर्ज़ी का रिलीफ मिले जो मावराउन नहर हो और समंदर पार हो, और आपको आपकी मर्ज़ी का डेस्टिनेशन मिले जो लंदन है, जहाँ पे आपके असासे हैं, कि हम तब राज़ी हो जाएंगे इसके साथ। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये भी लोगों ने नहीं कही, वो ये है कि ये कहते हैं ना कि मैं डरूंगी नहीं और मैं छोड़ूंगी नहीं, ये उनकी मर्ज़ी है, कहें, सियासी रेटरिक है, नाराबाजी है। लेकिन अभी तक जो डॉन केस है उसका मेरिट पे फैसला किसी अदालत में नहीं हुआ।
लेकिन वो तो जिन लोगों का केस था उन्होंने ही ख़त्म कर दिया। नहीं, मैंने कहने वाली बात ठीक है, है। एक पिटीशन लाहौर में पेंडिंग है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें अब 26 तारीख को मौलाना फजलुर रहमान ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए इस वक्त तक उदौ कर रहे हैं और होने जा रही है। वो अपोजिशन ये कहती है कि हम ये बजट पास नहीं होने देंगे। सवाल ये है, बजट पास हो जाएगा और क्या APC के नतीजे में आप इस मुल्क में कोई तहरीक देखते हैं? तीनों पोर्शंस आपके मैं कवर कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपने कहा कि मौलाना तशरीफ़ ला रहे हैं और वो APC कर रहे हैं, इसके लिए फ़ारसी के 4 लफ्ज़ हैं, नशिस्तन, गुफ्तन, खुर्दन, बरखास्तन। के नशिस्तन वो आके बैठेंगे और गुफ्तन गुफ्तगुए करेंगे, प्रेस टॉक करेंगे, खुर्दन खाए पिएंगे अपनी और मर्जी, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। देखिए, इसके अलावा पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए। लोग ये समझते हैं, ये सारा जो तूफान चाय की प्याली में बर्पा करके, फिगर्स फज करके, और जिसको कुछ पता नहीं है, मसलन मुझसे आप पूछें टैंक कैसे चलता है, जहाज़ कैसे उड़ता है, मुझे कुछ पता नहीं, ज़ीरो पता है। वो सारे सिर्फ मईशत पे गुफ्तगू करते हैं। मेरे ख्याल में कोई 2,500 लोगों ने मईशत पे पिछले 10 महीने में गुफ्तगू की। हर बंदा मईशत दान है। मैंने मास्टर्स पहला किया इकोनॉमिक्स में, मुझे इतना पता नहीं जितना उनको पता है। माइक्रो का, मैक्रो का, फाइनेंस का, ट्रेड का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, सब लोगों को पता हो गया। जो चिट पे लिखा हुआ पीछे से आ जाता है, वो पढ़ पढ़ के सारे माहिरीन हो गए। अच्छा, इन सारे माहिरीन ने एक जगह किसी वक्त ये बताया हो कि ये करने से मसला हल हो जाएगा। वे फॉरवर्ड आप देते हैं ना, ये जो गुफ्तगू आप रोज़ करते हैं, आप कहते हैं ये मसला है, इस पे तवज्जो की ज़रूरत है और इसका ये वे फॉरवर्ड है। को किसी रियासत में इस तरह का कोई माहौल पैदा करने वाला है जी? कि एक अभी किसी ने मुझे वीडियो एक भेजी, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। लाहौर से 2 जो इस वक्त आइनी इदारों के सरबराह अंदर हैं, वो दिखाया रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, वो खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद पीछे से कप्तान आ जाता है, वो अदाकार हैं जो उनको कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी कि एक ने कहा मैंने वॉशरूम जाना है, दूसरे ने कहा कि इसको रास्ता पता नहीं, मैं इसको लेके जाता हूँ, तो आप यहाँ बैठ जाएं। तो वो बाहर जाके कहते हैं बिल देने वाले भाई साहब जो हैं वो आ गए, आप जाके उनसे पूछें। ये दुनिया में कहाँ हो रहा है जी कि आप मजाक बना दें पूरी रियासत को आप। अच्छा, और फिर इसमें बहुत ख़तरनाक चीज़ जो मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए कहना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे वो मुल्क बता दें, इंडिया आप देख लें, कोई और देख लें, पड़ोसी मुल्क देख लें, मशरकी देख लें, मगरबी, जहाँ ये पेशन गोई की जाती हो कि इस्लाह नहीं हो सकती इसके इदारों की, जहाँ पेशन गोई की जाती हो कि ये मुल्क नहीं चल सकेगा, यहाँ पे सरमायाकार नहीं आएगा, यहाँ जो पेशन गोई की जाती हो कि इस मुल्क में पोटेंशियल ही कोई नहीं है। मैं कोई 4-5 सरबराहान मुमलिकत आ चुके हैं, मैं हर जगह ही मौजूद था, उनके बैंक्वेट्स में जो भी जितने भी हुए हर दफ़ा ही मौजूद था, लेकिन मैंने किसी जगह भी नहीं देखा कि जो बैरूनी दुनिया है, मुझे कोई बड़ा कैपिटल बता दें दुनिया का जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ वो माहौल हो जो पिछली दफ़ा था, नहीं है। ठीक है ये बात आपकी, लेकिन जो इस वक्त जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल है, जिस तरह डॉलर की प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, महंगाई में जिस तरह इजाफा हुआ है, बहुत सारे लोग जिनका जो PTI के हमदर्द भी हैं, ये सवाल करते हैं डॉक्टर साहब कि क्या ये सिस्टम चलेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी बस जून में, अक्टूबर में, नवंबर में कुछ होने वाला है, ये सिस्टम लपेटा जाएगा। ये लोगों की स्पेकुलेशन है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब चले मैं दूसरे पिछले 2 छोड़ देता हूँ, इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये है कि डॉलर को स्टेबलाइज करने के लिए पैसे इस्तेमाल किए गए, अंदर से निकाल के ख़जाना खाली कर दिया गया। दूसरा, महंगाई, मैं इस पे मेरी डिबेट अंदर भी हुई है। मुझे हमारी एक मीटिंग थी, उसमें एक वज़ीर साहब ने कोई बात की, मेरा मौक़िफ़ और था। मसलन सब्ज़ियाँ, मसलन फल, मसलन पाकिस्तान में पैदा होने वाले अजनास, उनकी कीमतें पिछले को 15-20 साल से अभी भी कम है, आज की डेट में भी कम है, और लोग उस पर एहतजाज कर रहे हैं। जो वो फलों वाले भी हैं और सब्जियों वाले, वो उस पर एहतजाज कर रहे हैं। कुछ चीज़ों पे कंट्रोल है। मिसाल के तौर पे पंजाब में अंडे और पोल्ट्री पे किसका कंट्रोल है? ठीक है, हमजा शहबाज का कंट्रोल। चीनी में कुछ हमारे भी दोस्त होंगे, लेकिन किसका कंट्रोल है? दूध में अब डॉक्टर जफ़र अल्ताफ़ साहब जैसे, वो कोई रऊफ़ कलाथरा के लिखे हुए ब्लॉग या उनके कॉलम पढ़े, वो क्या आदमी थे, मेरी भी उससे सरसरी मुलाकात थी, लेकिन उनके ज़रिए से मुझे पता लगता रहा हमेशा। उनको बुला के मुकदमे बना के हथकड़ी लगा के इतने पढ़े लिखे एक आइकॉन को, और फिर उनका जो दूध था, हल्ला या क्या नाम था मुझे याद नहीं है, उस पर भी कब्जा कर लिया। उस पर किसका कब्जा है?
मुझे ये बता दीजिए लोहे पे किसका कब्जा है, मुझे ये बताइए सीमेंट कौन बनाता है। ये एक पाकिस्तान में विशियस सर्कल, यानी एक काला दायरा बना दिया गया कि पहले सरिया महंगा करेंगे, फिर थोड़े दिनों बाद सीमेंट महंगा करेंगे, फिर थोड़े दिनों बाद जहाँ कब्जा ग्रुप बैठे हुए थे जिनको, लेकिन फिर हुकूमत कहाँ है? अगर वो सब कुछ कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए हुकूमत ने क्या किया? अब आखिरी सवाल ये कि हुकूमत ने अभी तक क्या किया और हुकूमत क्या करी। अभी तक जो किया हुकूमत ने वो नाकाफी है, इसलिए कि टाइम नाकाफी है। इतना बड़ा कब्जा और इतनी बड़ी गंद उसको साफ करने के लिए टाइम थोड़ा सा दरकार है, एक बात। दूसरा ये है कि 2 तकरीरें आपको मैं शहबाज शरीफ की याद कराना चाहता हूँ, जो बाकी आपने कहा हमारे हमदर्द भी कहते हैं, आप भी हमदर्द हैं हमारे, मैं भी आपका हमदर्द हूँ, इसलिए कि इस मुल्क में रहना है हमने, हम सारे एक दूसरे के हमदर्द हैं, सिवाय उनके जिनके स्टेक्स पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनके असासे पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनके बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं। जब बात आई, वालिद से सवाल पूछा जाए कि ये बताइए कि ये पैसे कहाँ से आए, उन्होंने कहा ये मेरे बच्चों के। बच्चे कहते हैं हम तो पाकिस्तानी नहीं, हम वापस ही नहीं आएंगे। यहाँ आके वो उन्होंने हवा में झाग उड़ा उड़ा के इतने गुस्से से पाकिस्तान को कोसा, और कोसने के बाद जाके वापस वो कहते हैं जी हम तो ब्रिटिश हैं भाई, हम पाकिस्तानी हैं ही नहीं। कह रहे हैं ना, मुंह पे कह रहे हैं। बाप यहाँ उछल उछल के गुफ्तगू करते थे, उन्होंने कहा मैं 6 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, 3 साल में। जिस दिन जा रहा था, शहबाज शरीफ का क्लिप निकाल के लोगों को दिखाएं, उसने कहा कि अगर कल से लोड शेडिंग होती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होता। उसके बाद मैनेजमेंट हुई ना किसी हद तक। क्या ये लोड शेडिंग ऐसी ही होती थी कि चोरी पे कंट्रोल हुआ है? ये काम है लॉन्ग टर्म। फिर बेशुमार इदारे ऐसे हैं, मैं बड़ा मुखालिफ इस बात का कि जो पर्क्स प्रिविलेजेस मसलन पार्लियामेंटेरियंस को मिल रहे हैं, PIA के मुफ्त टिकट क्यों दिए जाएं जी? अगर कोई गरीब आदमी है तो वो लिख के देगा, अपना साथ अकाउंट लगाए, कहे जी मेरे पास पैसे नहीं है, PIA का टिकट मुझे ना दिया जाए। उनको रेलवे के टिकट क्यों मुफ्त मिल रहे हैं जी? उनको हर खाना हर चाय क्यों मुफ्त मिलती है जी? उनसे किराया थोड़ा रीज़नेबल क्यों ना चार्ज किया जाए? ये जो इतने इतने बड़े हाउसेज उनको दिए हुए हैं, ये सारा कुछ करने की कोशिश कर रहा है इमरान खान। और सबसे पहले जो उसने मिसाल, जिस तरह बुजुर्ग के पास बच्चा लेके माँ गई, उसने कहा ये गुड़ खाता है, तो उसने कहा बच्चे को कल लाना। तो उसने अगले दिन आके कहा कि बच्चे पेश हो जाओ, पेश हुआ, उन्होंने कहा कि गुड़ ना खाया। उन्होंने कहा इतनी सी बात कल क्यों नहीं की? उन्होंने कहा मैंने खुद पहले छोड़ना था। तो इस वक्त छोड़ा है ना हुक्मरान ने। दुरुस्त है। मैं डॉक्टर बाबर रवान बड़ी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इमरान खान। अभी टाइम कम हुआ है और जो कोशिशें हुई हैं थोड़ा वो भी नाकाफ़ी हैं। मुकाबला जिन लोगों से है वो एक माफिया की तर्ज पर इस गवर्नमेंट को इस मुल्क में मौजूद हैं। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, जब वापस आएंगे तो डॉक्टर बाबर रवान से पूछते हैं कि वो रीजन में क्या हालात देखते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ कोई एडवेंचर करने जा रहा है। पाकिस्तान क्या करेगा, क्या करना चाहिए? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर बाबर रवान मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था जब वापस आएंगे तो कुछ रीजनल मामलात पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक सवाल डॉक्टर साहब से करना चाहता हूँ, उसका ताल्लुक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से है। डॉक्टर साहब, सिस्टम को चलाने की हम बात कर रहे थे, अभी आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो पार्लिमानी कमेटी जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के तयन के लिए थी वो नाकाम हो गई। और मुशाहिदुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने आके जो मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि भाई हम तो ये कह रहे थे कि सिंध से आप अपोजिशन का मेंबर ले लें, बलूचिस्तान से सरकार का मेंबर ले लें। तो अगर हर मामले पर इस तरह से टकराव किसी कैफियत है, कुछ हल नहीं होना, तो फिर ये सिस्टम चलेगा कैसे? और ज़रा इस पर ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। फिर मुझे इजाज़त दीजिए, आपके सवाल से पहले मैं एक बात कौम से कहना चाहता हूँ। ये अभी ब्रेक में आप चला रहे थे यहाँ के 30 तारीख तक जो असासे वो ज़ाहिर करें, ये कोई इश्तिहार से भी मुझे कोई ज़्यादा इत्तेफाक नहीं है। मैं थोड़ी सी मैसेजिंग कर देता हूँ। लोगों को समझने वाली बात यह है कि ये वो असासे नहीं हैं जो आपके पास पहले से मौजूद हैं। ये वो असासे हैं जो किसी वजह से आप डिक्लेयर नहीं कर सके। 30 तारीख तक इनको डिक्लेयर करना, बैंक तक कोई चीज़ लेके जाना, बैंक को जाके बताना और वहाँ 1.5%,
2%, 2.5% से 4% तक जो भी कैटेगरी और जितने भी असासे हों, उनके बाद ये पैसे देने के बाद वो बाकी सारा कुछ जायज़ हो जाएगा। मसलन किसी ने प्लॉट रखे हैं, फाइलें हैं, 30 तारीख के बाद निकालेगा जुर्म है, 30 तारीख से पहले निकालेगा सहूलत है, उसके पास सफ़ेद पैसा, डिक्लेयर्ड पैसा इतना आ जाएगा कि उससे वो कारोबार भी कर सकता है और वो फिर लगा भी सकता है। एक दूसरा ये है कि ये जितने भी असासे हैं पाकिस्तान में, ये मुमकिन नहीं होगा कि आप डिक्लेयर किए बगैर इसको रख सकें। ठीक है, इसलिए इसको आप ये ना समझें कि कोई जो भी लेके जाएगा वो पकड़ा जाएगा या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई कोई नहीं होनी, लेकिन उसके लिए जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने अपने मैसेज में कहा 30 तारीख तक कार्रवाई नहीं होनी, उसके बाद होगी। अच्छा, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि 2017 में एक एक्ट ऐसा बना है पार्लियामेंट का जिसके तहत बड़े शदीद किस्म के इसके नताइज होंगे, लेकिन वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सकता है लोग। और फिर ये धरती माँ है ना, इतना कुछ हमें देती है, हमें कब्र समेत जन्म से ले के रहने से ले के सारा कुछ देती है, इतना हम सड़क पे खड़े हुए लोगों को देते हैं। तो जब इसको ज़रूरत हो तो हम क्यों ना निकाल के इसी को देंगे ना, और ये हमें वापस करेगी। ये लोगों की जो गलतफहमी है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ ये कर्ज समारोह वाला किस्सा नहीं है। ठीक, वो याद है ना आपको, पता नहीं किधर गए वो पैसे। अब आपने जो सवाल किया, हेयर यू आर, आपने इमरान खान का, बाबर अवान का, पीटीआई का, गवर्नमेंट का पॉइंट प्रूव कर दिया इस सवाल के जरिए। मैं आगे नहीं जाता। आपने कहा कि एक उनके मेंबर ने बाहर निकल के कहा कि जी हमने उनको कहा था फलाना आप ले लें, और तो मुकमुका किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में ये खराबी इसीलिए, बदइत्मादी इसीलिए पैदा हुई कि इदारों में ये मेरा है, ये तेरा है। किसी इदारे में कोई मेरा नहीं होना चाहिए, कोई तेरा नहीं होना चाहिए, मेरा बस चले। तो जिनके सियासी बैकग्राउंड्स हैं उनको भी मैं कहूँ कि आप रहम करें, इदारे में मत जाएं, आप कोई और काम करें अच्छा सा। इतने बासलाहियत, इतने पढ़े लिखे आदमी इदारे में जब वो शख्स जाता है जिसका इंट्रेंच्ड किसी जगह, मतलब मुझे आप अदालत में बिठा दें, मेरी ओपिनियन है, एक सारे पाकिस्तान को पता है, तो मैं उस ओपिनियन के खिलाफ कैसे जाऊंगा? सही, मेरे मेरे जैसा कोई दूसरा शख्स है, आपकी ओपिनियन है, लोगों को पता है आपकी क्या ओपिनियन है पाकिस्तान में, आप कैसे जाएंगे? यही तो वो सारा झगड़ा था कि जिसको वो कह रहे थे ना मीनिंगफुल कंसल्टेशन करें। अब आप प्राइम मिनिस्टर हमसे बात करें, हम बैठेंगे और फिर मसला हल निकालेंगे। वो क्या हल निकालना चाहते हैं? वो मेंबर तेरा, ये मेंबर, ये सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इसमें बहुत अच्छे जजेस के नाम गए हुए हैं, इसमें बहुत अच्छे लॉ ऑफिसर्स के नाम गए हुए हैं, उस पर इतफाक़ करने के लिए लोग तैयार नहीं हो सके। लेकिन ये बात आज साबित होगी इस गुफ्तगू के बाद, जिस तरह ये साबित हुआ ना, पहले रोज़ कहते थे एनआरओ मांग कौन रहा है, दोनों तकरीरें आप निकाल के देख लें। वैसे कौन मांग रहा है ना? जो दोनों पार्टियों की तकरीरें आप निकाल के देख लें जो सरबराहों ने की, वो क्या कह रहे हैं? पिछला भूल जाओ, आगे हम साथ चलते हैं। शर्त क्या है कि केसेस हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? पाकिस्तान में कानून अमेंड करें, फिर एनआरओ और कहते किसको हैं कि जो केसेस, आपको याद नहीं है कि एक सूबे में 8,000 से ज्यादा मुकदमे खत्म हुए? हाँ बिल्कुल ठीक है ना, हाँ, खत्म हुए, ये रिकॉर्ड है। हाँ। तो कैसे खत्म हुए? यही तो वो मांग रहे हैं, इसी पे तो इमरान खान का मौक़िफ़ है, और वो तो अब तो उन्होंने खुद साबित कर दिया। और ये न्याय है ना, वो मांग रहे थे आईनी इदारा जो आईनी तरीके से लगना है, मीनिंगफुल कंसल्टेशन पहली दफ़ा हुई है कि कोई इख्तलाफ भी किया गया, वरना पिछली दफ़ा तो एक सिंध के शाह साहब सरकार हैं, बड़े मशहूर हैं, उन्होंने कहा जी यार मेरा ले लो तुसी। उससे पिछली दफ़ा कोई पंजाब का था, उसने कहा जी यार मेरा ले लो। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसलिए ये तो मीनिंगफुल कंसल्टेशन में आता है। अब आपका जो रीजन की, जी मैं उस पर, इससे पहले मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूं कि अमीर कतर होकर गए हैं पाकिस्तान से वापस, तो 3 बिलियन US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट और उसकी पैसे की बात थी। लेकिन आज मीडिया में सारा दिन कुछ यार दोस्तों ने चला दिया कि ये 3 अरब रियाल, कतरी रियाल की बात हो रही है। ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पर इसकी क्लैरिफिकेशन भी आई है कि ये 3 बिलियन अमरीकी डॉलर। डॉक्टर साहब, अब अमीर कतर होके गए हैं, ईरान के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं अमेरिका की, वो बड़ा एक सेंसिटिव इशू है। पाकिस्तान का नेबर है ईरान, और जो अमेरिका की नज़र ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका जितना भी है, वो वजह तनाज़ा है। पाकिस्तान, बहुत सारे लोग समझते हैं कि इस लाइन में नेक्स्ट है। आप क्या समझते हैं कि ईरान पर एडवेंचर होगा अमेरिका का? और
आप बहुत नज़दीक हैं प्राइम मिनिस्टर के। ये जो सारे सरबराहान होके गए हैं और ख़ास तौर पर जो अमीर कतर होके गए हैं, इस हवाले से क्या अंडरस्टैंडिंग है? अच्छा जी, पहले अमीर कतर के हवाले से मैं बता दूं, मैं प्राइम मिनिस्टर से मैंने खुद पूछा, जो मैंने देखा उसके अलावा मैंने पूछा भी, तो वो तो ये भी कह रहे थे कि आप बड़े जो 3 या 5 एयरपोर्ट हमें दें, हम उनको उस तरह से चलाते हैं जिस तरह हम दोहा चला रहे हैं। अच्छा। हाँ, फिर वो बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में, ज़ाहिर है वो रियासतें जोग्राफिकली छोटी हैं और इकॉनमी वाइज बड़ी हैं, वो ये इसमें इंटरेस्टेड हैं कि टूरिज़म फ़लाँ चीज़ें जो हैं वो हम उनको चलाने के लिए तैयार हैं। फिर इन्वेस्टमेंट है, फिर बायलैटरल ट्रेड है। एक बात ये, एक और भी बात मैंने कल देखी थी कि खुफिया मालूमात का तबादला भी होगा, जो इन्वेस्टमेंट हुई है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो उस हवाले से कुछ प्राइम मिनिस्टर ने बताया। जी, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी हमारा बाकायदा MOU हुआ है कि ताकि मुस्तकबिल में कोई किसी दोस्त मुल्क से कोई ख़त ना ला सके। पता नहीं वहाँ से आया भी, अगर कोई शहजादा आता तो बताता ये ख़त मेरा है या नहीं है, और वो आ भी सकते थे, लेकिन वो ख़त अगर उनका होता तो वो ज़रूर आते। अच्छा। वो इसलिए वो अनप्रूव्ड ख़त था और अदालतों में उसको कबूल नहीं किया। अब जो रीजन है, इसमें पहले पाकिस्तान का किरदार समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का रीजन में किरदार ये है, जनरल बाजवा, पाकिस्तान के सारे इदारे अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो रोल अफ़गानिस्तान में प्ले किया वो 79 से आज तक किसी और हुकूमत के हिस्से में नहीं आया। किसी और दौर में ऐसा नहीं हो सका। 50 मिनट्स की जो मक्का मीटिंग है या सऊदी अरब की मीटिंग है, उसके बाद आपने देखा कि यहाँ सारे जो जितने भी मुख्तलिफ धड़े थे वो बैठे और इस बात पे उन्होंने 2 बातों पे इत्तफाक किया। एक तो ये कि इशू रिजॉल्व होना चाहिए पॉलिटिकली, दूसरा इस बात पे इत्तफाक किया कि इस सारी जंग में, दिस इज़ व्हाट इमरान खान वाज सेइंग जब उसको तालिबान खान कहा गया, इस सारी जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। और ये प्रूव करता है कि ये जो सारी जंग है, वर्दी वालों ने छाती भी ज़ख्म खाए हैं, वर्दी वालों ने अपनी लाशें शहीदों के उठाए हैं और इस कौम का खून बहा है इस सारे अमल में। इसको कहीं ख़त्म होना चाहिए या नहीं ख़त्म होना चाहिए? पहले मुझे ये बताइए। कौम चाहती है ख़त्म होना चाहिए, तो हेयर वी आर। फिर दूसरा देखिए कि पहली दफ़ा वो जो तीसरे टीयर के लोग वहाँ से टेलीफोन करते थे और कहते थे ये कर दो वरना ये कर देंगे, उनकी जगह जो अमेरिका के सदर थे उन्होंने ख़त लिखा कि आप प्राइम मिनिस्टर अपना रोल प्ले करें अफ़गानिस्तान के हवाले से। फिर एक लंबा बॉर्डर है, मेरे ख्याल में 2400 किलोमीटर का, उसमें से 80% के करीब बॉर्डर, अब एक बहस जो 70 साल पुरानी चल रही थी और सियासत के लिए लोग उसको इस्तेमाल करते थे, मतलब परस्त, वो अब ख़त्म हो गई है। वो थी ड्यूरेंट लाइन वाली, अब बाकायदा एक बॉर्डर है। जिस तरह मशरकी बॉर्डर पे इंडिया के साथ हमारी शुरू होता है बागा से और एंड तक जाता है नीलम वैली से भी आगे एक तार लगी हुई है, इसी तरह से वो बॉर्डर बन जाएगा। फिर जो पाकिस्तान का रोल है, हम ये चाहते हैं, जब जनरल राहील भी गए तो लोगों ने कहा ये देखिए हम पार्टी नहीं बने। प्राइम मिनिस्टर किसी वक्त ये उनका हक है कि वो खुद बताएं डिटेल्स, बट सो फार एज आई नो इन्होंने पूरी कोशिश की है और पाकिस्तान कोशिश करेगा कि खित्ते में जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके दरमियान कोई मीडिएशन हो सके, कोई डी एस्केलेशन हो सके, सूरत हाल को ठंडा किया जाए। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, साहिर लुधियानवी ने कहा था। इसलिए जंग इस रीजन को नहीं मजीद चाहिए। आप देखें जंग छिड़ी इराक में, कहाँ पहुँचा, बाद में पता लगा वहाँ कुछ था ही नहीं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और वो जो कहते थे जी बायोलॉजिकल फैक्ट्रियाँ हैं। अभी भी जो सीरिया में भी जो कहा गया, वो BBC ने वो खबर वापस ली है कि वो जो केमिकल अटैक का बहाना बनाया गया था सीरिया में, जिसकी बुनियाद पर अमेरिका ने, फ्रांस ने, UK ने सीरिया पर बॉम्बिंग की, वो खबर ही गलत थी, वो स्टेज ड्रामा था। इससे भी आगे, यू आर वेरी राइट, 9/11 विड्रॉ किया। हाँ, कहते हैं $54 मिलियन ले लो, जिसको हमने मारा था वो बेगुनाह था, उसके खिलाफ एविडेंस नहीं थी, हमने गलती करके मार दिया है। इसलिए मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान अमन चाहता है, गुफ्तगू चाहता है और भरपूर कोशिश मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज़ पहुँचती है वहाँ यही होगी कि ऐसी कोई जंग ना हो, मिस एडवेंचर नहीं होना चाहिए। और उसके साथ ही ये कहना भी बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ
सवाल आता है, हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो दोनों मुल्कों से हैं। सऊदी अरब हम कोएलिशन में भी शामिल हैं, लेकिन हमने ईरान में, आपने देखा ईरान जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे, एक रात पहले हमारे 22 लड़के शहीद किए गए। हमने बता भी दिया कि लोग वहाँ से आए हैं, इसके बावजूद दौरा भी नहीं छोड़ा। और उसमें से जो एक मुस्बत बात निकली थी वो भी मैं शेयर कर लेता हूँ। वो बात यह है कि इस बात पे इत्तफाक़ राय हुआ है कि जो बॉर्डर है वो 900 किलोमीटर्स है हमारा बॉर्डर पार ईरान के साथ, उस पे भी फेंसिंग लगा दी जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर अवान। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, पाकिस्तान एक ऐसा रोल सोच रहा है और बनाएगा जिसमें डी एस्केलेशन की बात हो। ईरान के साथ जो बॉर्डर है उस पर भी फेंसिंग होगी, और इमरान खान साहब की भरपूर ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कोशिश है कि मामला जो हैं वो दोस्ती से, गुफ्तगू से हल हों, और पाकिस्तान ऐसा नहीं होगा कि किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क की कास्ट पर दोस्ती बनाएगा। अपना जो ताल्लुक़ है बराबरी की बुनियाद पर सबके साथ रखेगा, और रोल पाकिस्तान का मस्बत, ये भी कहते हैं डॉक्टर बाबर अवान के सिस्टम चलेगा बल्कि दौड़ेगा। और 30 जून के बाद जो करप्शन है, जो बेईमानी करने वाले लोग हैं, अगर एसेट्स उन्होंने अपने डिक्लेयर नहीं किए तो फिर उनकी मारामारी शुरू होगी। बड़े पुरुमीद हैं, ये बात भी तस्लीम करते हैं कि इक़दामात जो हुए हैं अभी नाकाफ़ी हैं, और उसकी वजह यह है कि टाइम अभी बहुत कम मिला है। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल फिर इंशाअल्लाह तज्ज़िया में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।